Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so good. So guys, we were doing revision cum amendment classes, and today is my fifth class. Already we have covered chapter of e-way bills, refund, and registration. And as I promised you that we will be discussing practical question on registration today. And मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ऑलरेडी वैल्यूएशन, आईटीसी पेमेंट, कॉम्पोजिशन लेवी, ये सब हम चैप्टर पहले कर चुके हैं एंड दे वर ऑल अमेंडेड, राइट? तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके वो वाले चैप्टर्स को देखिए सो दैट आपके ये सारे चैप्टर्स जो हैं खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल क्लास के एंड में मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा और वो आपने एंड में जाकर जरूर देखनी है, राइट? ठीक है सर। दूसरा, अगर आपके पास समय ना हो तो क्लास को बंद कर देना। रीजन बीइंग, क्लास जब भी देखनी हो पूरी देखनी है टिल एंड तक। ब्रेक करके क्लास नहीं देखनी, आपको बेनिफिट नहीं मिलता बेटा, ठीक है ना? तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि जब भी आपको क्लास देखनी हो आपको वन गो में ही पूरी क्लास को वॉच करना है, ठीक है बेटा? ठीक है। और सर और कुछ इंस्ट्रक्शन? और इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बस यही है कि जैसे जैसे मैं जो चैप्टर कराता हूँ कोशिश करो कि मेरे साथ साथ वो चैप्टर आप वाइंड अप करते जाओ सो दैट आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि यस हमारे इतने सारे चैप्टर्स जो हैं वो हो चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जितने भी चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मैं ऐसा नहीं करा रहा कि ऊपर ऊपर से करा रहा हूँ। इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा होगा जिन्होंने आज तक क्लासेस नहीं ली है, उनको भी सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यस बिना क्लासेस कहीं से लिए भी रिवीजन क्लासेस आर सफिशिएंट कि हम लोग इन्हीं क्लासेस से अपना पूरा कंटेंट रेडी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वो लिंक से पहले डाउनलोड कर लीजिए क्लासेस को, अपने नोट्स को, ताकि आप वो नोट्स को अपने साथ देख कर मिला सकें कि यस कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व किया जा रहा था। इसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नीचे एक और लिंक दिया हुआ है, एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप वो वाला लिंक जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके पास सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन देन ट्रस्ट मी आपका ये चैप्टर पूरा खत्म। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए लोकेटेड इन दिल्ली है एंड ही इज प्रोवाइडिंग यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, याद रखना फाइनल वाले बच्चे, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, प्लीज मेक श्योर कि इस बार इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है ना? 110% आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब भी कोई भी लॉ में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं तो वो पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ, जब आप यहां पर दिल्ली देख लेते हो तो जैसे दिमाग में दिल्ली आ जाता है तो आपको सेकेंड स्टेप में ये चेक करना होता है क्या वो इंट्रा स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली है या नहीं। अगर तो ऐसा है तो क्या 40 लाख की लिमिट दिमाग में आएगी, लेकिन अगर वो प्योर सर्विस या सर्विस विद गुड्स है तो क्या लिमिट 20 लाख दिमाग में आएगी। बिल्कुल सही। तो अब आपने देखा कि ये वो गुड्स भी दे रहा है और साथ में सर्विस भी दे रहा है, तो बेटा जब वो गुड्स और सर्विस दोनों दे रहा है तो ये लिमिट रिड्यूस होकर वापस कितनी हो गई? 20 लाख। तो 40 लाख वाला प्रिविलेज इसको नहीं मिलेगा। रीजन, 40 लाख वाला प्रिविलेज मिलता है अगर आप इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब हम अगर आपसे पूछें कि बताओ क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल एग्जम्प्टेड सब आ जाता था, फिलहाल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही टैक्सेबल है, तो दोनों को टोटल करने पे आ रहा है 21 लाख रुपीस, विच इज मोर देन 20 लाख। यस, यू कैन से दैट मिस्टर ए इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना हमें? बहुत सिंपल है, जस्ट अपना फोकस क्लियर करना है आपने। Again, A located at Delhi as well as in Haryana. He provides you the following information: value of taxable supply of goods in Delhi इतना, exempt supply इतना, और value of renting of immovable is becomes a service. चलो ये इतना।
अब आप मुझे बताओ क्या ये गुड्स और सर्विस क्या दोनों को सप्लाई कर रहा है? यस, तो इसके लिए भी लिमिट वापस कितनी हो गई? 20 लाख। तो अब आपने इनका सम टोटल करिए तो ये आएगा 22 लाख रुपए विच इज मोर देन 20 लैक्स। तो आप सिंपली स्टेटमेंट क्या देंगे? यस, लाइबल टू रजिस्टर्ड। अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर रीडिंग सेक है, ठीक है, पढ़ लेना एक बारी। सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीवी में डिफरेंस क्या होता है? फाइनल वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा बिकॉज दिस कैन कम टू योर एग्जाम फॉर 5 मार्क्स। सीटीपी वर्सेस एनआरटीपीस, हालांकि आप जस्ट एक रीड करोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनमें कुछ कॉमन था, कुछ अनकॉमन था। अनकॉमन को ही हम डिफरेंसेस बोलते हैं, जो कॉमन है वो डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो इनमें क्या अनकॉमन है वो आप एक बार रीड करेंगे, आपको इमीडिएटली पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि यस डिफरेंस ज्यादा कठिन नहीं है। तो आई विल बी डिस्कसिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद यू, राइट? ठीक है सर, चलिए। From the following information, you are required to determine whether XYZ Limited Incorporated in Rajasthan is liable to be registered under GST law if the company has effected the following supplies within such the state of Rajasthan. Within the state मतलब intrastate, ठीक है। Intrastate supply of goods chargeable at this rate यानी कि taxable है, ले लेंगे। Intrastate supply of goods which are wholly exempt, ये भी ले लेंगे क्योंकि aggregate turnover also includes exempted supplies which are wholly exempted under section 11 of CGST Act या फिर section 6 of IGST Act, right? Intrastate supply of goods chargeable at nil rate, yes, इसे भी हम ले लेंगे because exempted supplies की definition में nil rated भी आते थे। तो मेरे ख्याल से aggregate turnover में सब कुछ आएगा। Totals comes out with 20,01,000। Now मेरा question है, क्या ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है? तो क्या मैं ये प्रिज्यूम कर लूं दैट ही इज एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स? यस, एंड व्हेन ही इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स तो डेफिनेटली क्या यहां पर हम टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 40 लाख नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन? यस, व्हाई? बिकॉज राजस्थान इज कमिंग अप इन द टर्नओवर ऑफ 40 lakhs, ठीक है ना। तो आपने सिंपली क्या लिखना है? Since turnover does not exceed 40 lakhs, so it is not required to get registered. ये मैंने सीधा सीधा लिख दिया, बट यस आपको आंसर कैसे लिखना है? पहले आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है, फिर आपको नीचे स्टेटमेंट लिखनी है कि इन द स्टेट ऑफ राजस्थान if any person is exclusive supplier of goods, he is not required to get registration if turnover do not exceed rupees 40 lakh. So in above case, since turnover is only 22 lakhs, hence whoever जो भी है ये कौन है जो भी था will not be required to get registered in Rajasthan. Simple, clear है? ठीक है सर. So 4 questions done. Coming to question number 5th. खुद अपना भी दिमाग लगाना है आपने, ठीक है ना, खाली बैठकर नोट ही नहीं करना आपने. ओके, ठीक है सर. The aggregate turnover of Sangri Services Limited, Delhi, exceeded 20 lakh on 12th August. He applied for registration on 3rd September and was granted registration on 6th September. You are required to advise कि वो effective date of registration क्या होगी. पहले तो आपने यही बताना है. चलो पहले मुझे बताओ 12 अगस्त उसके ऊपर लाइबिलिटी टू गेट रजिस्ट्रेशन आ गई. 3 सितंबर उसने अप्लाई करा. तो मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या विद इन 30 डेज अप्लाई करा है? बिल्कुल. अगर कोई भी पर्सन विद इन 30 डेज अप्लाई करता है तो मैंने आपको क्या बताया था, दैट इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट व्हेन ही वाज लाइबल. तो क्या 12 अगस्त ही क्या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी? ठीक है ना. तो यहां पे साफ लिखा हुआ आ गया, आंसर 12 अगस्त. ठीक है जी, यहां तक पहला काम तो हो गया, खत्म. अब उसने क्या पूछा सर, दूसरे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था इनवॉइस. इनवॉइस में मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 31. जब सेक्शन 31 हम पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा उसके अंदर हमने बड़े सारे केसेस पढ़े थे और उसमें मैंने कहा था कि कोई भी पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन बैकडेट से हो रहा है, अगर जिस दिन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट होगा और जिस दिन उसका इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन था उस बीच
अगर उसने कोई भी सप्लाई करी होगी तो क्या उन सभी सप्लाईज के क्या वो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? बिल्कुल, तो यही उन्होंने पूछा. It has also sought your advice regarding the period for issuance of revised tax invoice. तो अगर आपने सेक्शन 31 ढंग से पढ़ा हो तो आपको ये कहा गया था वहां पर कि आप उस पीरियड के बीच का जो पीरियड आ रहा है, यानी कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस पीरियड का जो आपने सप्लाई करा होगा इसका आप क्या इशू कर सकते हो बेटा? इनवॉइस इशू कर सकते हो. क्या इशू कर सकते हो? इनवॉइस इशू कर सकते हो, रिवाइज्ड इनवॉइस विद इन 30 डेज. याद रखना ये इशू आपने कब तक करने हैं? विद इन 30 डेज. तो उसने यही पूछा था कब तक, तो एग्जीक्यूटिव वाले ध्यान रखना, वो पीरियड आपसे पूछ सकता है. ठीक है ना, इसमें विद इन 1 मंथ आप लिख देना. पढ़ के देखो जरा. As per section 31 read with this, every registered person who has been granted registration with effect from the date earlier than date of issuance of certificate may issue revised tax invoice shall be issued within 1 month from the issuance of certificate. ठीक है ना, तो बस ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर है? तो आपको दो बातें याद रखनी है. पहला, जब जब इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन इज अ डेट विच इज अर्लियर देन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में उस पीरियड के सप्लाईज के इनवॉइसेस को क्या आप रिवाइज करके इशू कर सकते हो? आंसर इज यस, बट दैट मस्ट बी इशूड विद इन 1 मंथ. 1 मंथ कहां से? दोबारा देख लीजिए, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने. ठीक है सर. अब क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी, आई एम वेरी श्योर इसको पढ़ते ही आप आंसर दे दोगे. डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस. पहला कहता है एग्रीगेट टर्नओवर जो है हाँ जी, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर इंडस्ट्रीज दिल्ली हैज एक्सीडेड 20 लाख ऑन 1 सितंबर एंड सबमिट द एप्लीकेशन ऑन 20 सितंबर. बताओ क्या विद इन 30 डेज इसने सबमिट कर दी? यस. तो क्या बैक डेट यानी कि फ्रॉम 1 सितंबर इटसेल्फ इसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा. अगला पढ़ो. मेहता टेली सर्विसेज इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर in Lucknow. Its aggregate turnover exceeds 20 lakh on 25th October. Submit करता है application of registration on 27th November beyond 30 days and registration certificate granted on 5th December. तो इसका effective date कब होगा? 5th December ही होगा. ठीक है ना? ठीक है सर. आंसर्स आप प्लीज रीड करते रहिएगा. चलो, अब ये आपने मेरे को आंसर देने हैं, सोच के बताना क्या लिखा है. स्टेट वन एक्सेप्शन टू इट. इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव पैन नंबर इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इसका एक्सेप्शन बताना है आपने. सर, जिन लोगों ने सेक्शन 25 जब मैंने पढ़ाया होगा, अगर आपने सेक्शन 25 ढंग से पढ़ा था तो आपको याद होगा उसमें हमने क्या कहा था कि जितने भी एनआरटीपीज होते हैं उनको यह कहा जाता है कि आप अगर चाहो तो पैन के बजाय क्या कोई अदर डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो. कुछ याद आ रहा है ऐसा? एक्चुअली में इनको क्या करना होता है बच्चे कि अगर कोई एनआरटीपी इंडिया में आता है और अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो लॉ उसको क्या कहता है कि तू एक काम कर, तू हमें अपना वैलिड पासपोर्ट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए वो सबमिट कर दे. ठीक है ना? और इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन जिसमें साइनिंग होना चाहिए ऑफ बाय हिज ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हु इज इंडियन रेजिडेंट. क्या मतलब है? देखो, आपको एक तो अपना पासपोर्ट की कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड जमा करानी है. दूसरा, कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो सिग्नेटरी होना चाहिए ऑन द एप्लीकेशन जिसके पास वैलिड पैन नंबर हो. और अगर आपको याद हो तो उसको एप्लीकेशन जो भरनी होती थी उसका जीएसटी आरईजी 01 नहीं होता, अलग फॉर्म होता था जीएसटी आरईजी 09 में. तो आपको यह कहा गया एनआरटीपीस को कि अगर आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं और अगर आपके पास पैन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना होगा
कि इंस्टेड ऑफ पैन आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट अलॉन्ग विद एक एप्लीकेशन जिसमें सिग्नेचर किसका होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट का, जिसके पास क्या होना चाहिए, वैलिड पैन नंबर, आपको अटैच करना है और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्सेप्शन है जहां पर पैन रिक्वायर्ड नहीं होता। अदरवाइज अगर आपको याद हो तो हम क्या बोलते थे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के पाने के लिए क्या पैन मैंडेटरी होता था, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिस्टर एक्स ऑफ डीएल हैज इफेक्टेड फॉलोइंग सप्लाईज विद इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, डिटरमाइन वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी और नॉट। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, याद रखो गुड्स है ये, ठीक है, और दिल्ली का स्टेट है। होली एग्जेम्प्टेड एंड अगेन इंट्रास्टेट सप्लाई अगेन गुड्स जो कि टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इंट्रास्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू जॉब वर्कर। सर आपको याद होगा कि जब आप इंट्रास्टेट ट्रांसफर करते हैं जॉब वर्कर को तो वो सप्लाई नहीं होता, मालूम है ना आपको, तो इसको हम सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज 5 लाख, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है प्लीज पढ़ लीजिए। डिटरमाइन करो वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। कई बार बच्चा कहता है सर जैसे ही इंटर स्टेट आया तो सेक्शन तो 24 लग गया। नो, मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने ढंग से क्लास ली है तो मैंने कहा था कि इंटर स्टेट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बाद एक नोटिफिकेशन आ गया था, वो ये कि सर्विसेज के लिए 20 लाख की लिमिट अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है ना, याद रखना। हाँ, यहां गुड्स लिखा होता तो सर फिर मुझे इतना दिमाग लगाना ही नहीं था, क्या मैं सीधा ही सेक्शन 24 लगाकर मैंडेट कर देता, ठीक है ना। क्योंकि यहां सर्विसेज लिखा हुआ है तो वापस आपको 20 लाख 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि ये सप्लायर ऑफ गुड्स अलोंग विद सर्विसेज है तो 40 लाख की लिमिट तो लगनी नहीं, तो लगनी कौन सी है, 20 लाख की। तो आइए इसको सम टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। बताओ, ये लोगे बिल्कुल 7 लाख लोगे, बिल्कुल जॉब वर्क वाला लोगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लेंगे सर, क्योंकि जॉब वर्क वाली जो आपने ट्रांसफर्स करे हैं वो सप्लाई ही नहीं होता, मालूम है ना। तो अब इसका टोटल किया 17 लाख आ गया, तो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, दैट्स इट, फिनिश। ठीक है सर, नेक्स्ट देखेंगे जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन राजस्थान इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ इफ द कंपनी हैज इफेक्टेड द फॉलोइंग सप्लाईज विद इन द स्टेट। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल टू जीएसटी 525, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल एट निल रेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर होली एग्जेम्प्टेड। बताओ जी, पहली बात तो सारे ही गुड्स है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्टेड है, ये एग्जम्प्टेड है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारे आएंगे, टोटल 1950 ही रहेगा। मुझे एक बात बताओ ना, राजस्थान है, रेस्ट ऑफ इंडिया में आ रहा है, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है ये, क्या लिमिट 40 की हो गई, बिल्कुल। और इसकी टोटल टर्नओवर कितनी बन रही है, 19.5। तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, ये ठीक कर लेना, 40 लाख लिखना है। सिंस एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज लेस देन 40 लाख सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखना जरा। Presume in above case ABC Limited was incorporated in मणिपुर। बताओ जी क्या करें अब, अगर ये मणिपुर में इनकॉर्पोरेटेड था तो कौन बताएगा, क्या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मैंने नागालैंड, कुछ याद आ रहा है, 4 स्टेट्स मैंने बताए थे जहां पर क्या एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख की लिमिट होती है। अब आप मुझे बताओ, मणिपुर अगर होता तो क्या ये उन 4 स्टेट्स में आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न वाले में, यस, तो क्या वहां पे हम बोल देते रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन। मैंने कहा देखो एक्चुअली में साथ साथ अगर मेरे कर लोगे तो प्रेशर वहीं रिलीज हो जाएगा, नहीं तो फिर
करते रहो प्रैक्टिस जितनी मर्जी करनी हो, है ना, उसका कोई अंत नहीं है। तो बेटर यही है कि आप मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन कर लो, आपको लगेगा कि यस अब हमारा ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया है। ठीक है सर। 9th क्वेश्चन पढ़ना है आपने। मिस्टर मनीष ऑफ जयपुर ऑफन पार्टिसिपेट इन ज्वेलरी एग्जीबिशंस एट द ट्रेड फेयर इन दिल्ली। है वो जयपुर का और एग्जीबिशन कहां पे है? दिल्ली में, which is organized every year in the month of February. Mr. Manish applied for registration in the month of January. The PO demanded advance deposit of tax in the month equivalent to estimated tax liability of Mr. Manish. आपको ये बताना है, you are required to examine whether any advance tax is to be paid by Mr. Manish at the time of obtaining registration. बताओ जी, बताओ जी, क्या मिस्टर मनीष को, सोचो, क्या मनीष का एक्चुअल बिजनेस कहां पे है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर। दिल्ली में अगर वो आता है जस्ट फॉर एग्जीबिशंस, तो इसका मतलब क्या वो दिल्ली में आकर अगर सप्लाई करना चाह रहा है तो क्या वो ओकेजनली दिल्ली आ रहा है? बिल्कुल। अगर वो ओकेजनली दिल्ली आ रहा है जो कि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो क्या इसका मतलब वो एज सीटीपी काम कर रहा है? बिल्कुल। और अगर वो एज सीटीपी काम कर रहा है तो क्या बिजनेस कमेंस होने के 5 दिन पहले क्या उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन दिल्ली? बिल्कुल। क्या उसको एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा फॉर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी? तो क्या जो भी ऑफिसर कह रहा था क्या वो सही था? बिल्कुल सही था। तो कहता है यस, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड बाय मिस्टर मनीष एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। व्हाई? बिकॉज मिस्टर मनीष ओकेजनली अंडरटेक्स सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ or furtherance of business in a state where he has no fixed place of business, thus qualifies to be CTP. So I hope so, no need to read. अब आप पढ़ लेंगे अपने आप, ठीक है? ठीक है सर। अब ये है क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है कि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। आपको ना मैं अलग अलग इंडिपेंडेंट केसेस दूंगा और आपने मुझे हर इंडिपेंडेंट केस में यह बताना है कि वेदर वो व्यक्ति लाइबल टू रजिस्ट्रेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, शुरू करें। राघव ऑफ आसाम। स्टेट्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है। His turnover for the current financial year in the showroom is 28 lakh rupees. उसका एक दूसरा शोरूम है त्रिपुरा में जहां पे टर्नओवर है 11 लाख रुपए की इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। राइट। आपको बस ये बताना है कि वो रजिस्ट्रेशन ले या ना ले, ये मेरा प्रश्न है। मैं रिपीट करूंगा, पहले क्वेश्चन को अपने आप पढ़ो। चलो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, क्वेश्चन को रीड करना है आपने। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। राघव ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट। पहले तो मुझे यह बताओ आप देखकर, आसाम जो है क्या वो रेस्ट ऑफ इंडिया में आ रहा था? इसका मतलब अगर आप आसाम से कोई भी सप्लाई कर रहे हो तो 40 लाख की लिमिट आ रही है आपके पास। ठीक है, लेकिन उसकी जो दूसरी यूनिट है वो त्रिपुरा में है और त्रिपुरा जो है वो 4 स्टेट्स में आ रहा था जिसकी लिमिट कितनी है? 10 लाख। अच्छा, जब हम क्वेश्चन प्लीज पहले ध्यान से समझिए, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो हम 28 लाख, क्योंकि वो हम ऑल इंडिया बेसिस पे लेते हैं, तो 28 लाख हम आसाम की भी ले लेंगे और त्रिपुरा की भी ले लेंगे 11 लाख, तो टोटल तो आएगी 28 प्लस 11 39 लाख। तो पहले तो आप एग्रीगेट टर्नओवर तो निकाल ही लो ना। ठीक है ना, एग्रीगेट टर्नओवर तो हमने निकाल ही ली, कितनी आई है? 39 लाख। कैसे आई बच्चे? आसाम के अंदर 28 है और त्रिपुरा में 11 है, दोनों को जोड़ा 39 लाख आ गया, 39 लाख। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है, आप में से कौन बताएगा यहां पे मेन प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है? कौन बता सकता है आप में से? प्रॉब्लम ये दिख रही है कि सर क्योंकि वो 2 अलग अलग स्टेट से देख रहा है और एक स्टेट के अंदर जो लिमिट आ रही है मेरे पास वो 40 लाख की आ रही है और एक में 10 लाख की आ रही है, तो मैं कौन सी लिमिट यूज करूं? तो इसका समाधान क्या है? इसके लिए प्लीज ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019
डेटेड 7/3/2019, पहले ये नोट कर लो आप। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 डेटेड 7 मार्च 2019। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी दो स्टेट से सप्लाई कर रहे हो जिसमें से एक स्टेट जो है वो स्पेशल कैटेगरी में आ रहा है, तो याद रखिएगा आपका जो टर्नओवर एलिजिबिलिटी है वो रिड्यूस होकर स्पेशल कैटेगरी वाला अप्लाई हो जाएगा। मतलब आसाम और त्रिपुरा में, क्योंकि आसाम एक नॉर्मल उसमें चला गया है अब से, क्या वो 40 लाख की लिमिट में चला गया है, और त्रिपुरा अभी भी 10 लाख की लिमिट में है, तो एज पर दिस नोटिफिकेशन क्या आपकी लिमिट रिड्यूस होकर क्या 10 लाख मानी जाएगी? प्लीज ध्यान रखना ये बात मेरी, ठीक है ना। तो a supplier is liable to get registered in a state from where he makes taxable supply if his aggregate turnover in the financial exceeds itna. The threshold limit for the person exclusively interstate supply of goods is as follows. 4 स्टेट में 10 है, बाकियों में 20 है और रेस्ट में 40 है, ठीक है जी। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स, एंड ये सब मैंने बताया हुआ आपको, तो मुझे ये पढ़ाना नहीं है, तो बस इतना याद रख लो। कम ऑन, इसका आंसर कौन देगा मुझे? क्योंकि एज पर दिस नोटिफिकेशन आपकी जो लिमिट है वो रिड्यूस हो जाएगी और 10 लाख हो जाएगी, तो आपका टर्नओवर क्योंकि 39 लाख विच इज मोर देन 10 लाख, तो क्या आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड माने जाओगे? तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। मैं रिपीट करूंगा, दिल्ली में 40 लाख की लिमिट है और त्रिपुरा में 10 लाख की लिमिट है। टोटल टर्नओवर मान लो आपकी आ रही है 14 लाख, तो बताओ कौन सा वाला केस लोगे आप? क्योंकि दिल्ली के हिसाब से सोचोगे तो नॉट लाइबल, त्रिपुरा के हिसाब से सोचोगे तो लाइबल, और एज पर दिस नोटिफिकेशन आपने कौन से वाले स्टेट के हिसाब से सोचना है? जो स्पेशल कैटेगरी है, यानी कि 10 लाख के हिसाब से। तो क्योंकि वो 10 से ज्यादा है तो आपका रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी मैंडेटरी हो जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया इस नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, हो गया हमारा। सेकंड देखो जरा, पुलकित ऑफ पंजिम गोवा, गोवा मतलब अगेन रेस्ट, एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ शूज गुड्स में आएगा, तो क्या 40 लाख की लिमिट आ गई? बिल्कुल। एग्रीगेट टर्नओवर जो है 22 लाख है, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन? नो। हिमाचल प्रदेश, हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। बताओ जी, मैंने क्या कहा था? पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको एंड मैन्युफैक्चरर्स देयर ऑफ, इन पर 40 लाख की लिमिट नहीं थी। क्या इन पर आज भी 20 लाख की लिमिट ही है? यस, क्योंकि आपकी टर्नओवर 24 है, तो यस, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ठीक है सर। देखो साथ साथ कर लो, खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, ठीक है ना। दोबारा देखेंगे, अंकित ऑफ आसाम, एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, जहां सर्विस आएगा क्या ये 20 लाख हो जाएगा? बिल्कुल। तो क्योंकि आपकी टर्नओवर 25 है, तो यस, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। संचित ऑफ आसाम, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में भी कितना है? 20। आपकी लिमिट 20 है और आपकी टर्नओवर है 30, लाइबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन है? आंसर इज यस। क्लियर हो गया जी? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया फिनिश। साथ साथ करिए, साथ साथ करिए। अब ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है, मैं सिर्फ रीड करूंगा, ठीक है। सिचुएशंस नीचे लिखी हुई हैं। स्टेट द पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017। तो इसमें सेक्शन 23 भी डाल देना और दो नोटिफिकेशन जो बोले थे वो भी डाल देना। याद आ रहा है कुछ? सर कौन से वाले? देखो सेक्शन 23 में मैंने कहा था एग्रीकल्चरिस्ट या द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर हमने पढ़ा था कि अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन्हीं चीजों को सप्लाई करते हैं जिस पर RCM लगा हुआ है, क्या तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी? किससे? फ्रॉम गेटिंग रजिस्ट्रेशन। कुछ याद आ रहा है? तो बस वही एक लिस्ट है। आई वांट कि आप इस लिस्ट को जो है अच्छे से पढ़ें और इस पर अप्लाई करें, ठीक है ना। बोलो मेरे बच्चे, आप पढ़िएगा इसको, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बिकॉज एक्चुअली में क्या होता है,
जब आप ये पूरा पढ़ोगे ना तो आपका जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है ना, करा मैंने, एक एक पॉइंट मैंने करा रखा है, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ। ठीक है ना, तो जो इस तरह के क्वेश्चन है प्लीज अपने आप रीड करिए, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कशन वाले हैं वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब जरा आइए जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे। Rajesh Dynamics, having its head office in Chennai, Tamil Nadu, carries on the following activity with respective turnovers in the financial year. ठीक है सर। सप्लाई ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? नॉन टैक्सेबल। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आपको याद होगा एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ड सप्लाईज जिस पर टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होता, याद होगा ना आपको, तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में ये तो नहीं आएगा। सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई, ये भी आएगा। पेट्रोल भी आएगा बिकॉज इट इज नॉन टैक्सेबल, एंड एग्जम्प्टेड सप्लाईज इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल ऑल्सो, ये ध्यान रखना। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय ये भी आएगा, ये भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर्स फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बेंगलुरु कर्नाटका विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ढंग से पढ़ी हो तो उसमें क्या था? इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग सेम पैन नंबर। तो ब्रांच ट्रांसफर्स मतलब हैविंग सेम पैन नंबर, तो क्या वो भी आपने लेना होता है? बिल्कुल, तो इसे भी आप ले लेंगे। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एट मणिपुर ब्रांच, क्या ये भी ले लेंगे? बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ, सारा ही आएगा एक छोड़कर, किसको छोड़ना है? 9 छोड़ देना, तो 18, 20, 21.5 और 33 लाख आपकी टर्नओवर आ जाएगी। अच्छा, अब प्रॉब्लम देखो कहां पे है। अगर हम देखते हैं तो क्या ये मणिपुर में भी इसकी ब्रांच है? बिल्कुल। ठीक है ना, बेंगलुरु में भी इसकी ब्रांच है, बिल्कुल। और इसकी एक ब्रांच जो है क्या चेन्नई में भी है? बिल्कुल। लेकिन क्या मणिपुर स्पेशल कैटेगरी में आ रहा है? उस पर टर्नओवर लिमिट कितनी लगती है? 10 लाख। ऑल दो चेन्नई तमिलनाडु इस वाली यूनिट पे कितना लगेगा? 40 लाख। समझ रहे हैं ना? तो मेरा क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया, नोटिफिकेशन अप्लाई करो, क्या हमें लोअर लिमिट वाला लेना पड़ेगा? बिल्कुल। तो क्या 33 लाख इज मोर देन 10 लाख? आंसर इज यस। तो क्या लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड? आंसर इज यस। तो आप पढ़ के देखेंगे। पहले एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है, वो हमने निकाल ली, 33 लाख आ गई। ठीक है ना, अब आराम आराम से इसको रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ये वाला अप्लाई जरूर करना है आपने, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक बार रीड करना है, रीड कर लीजिए। कहते हैं although not liable to get registered in Chennai if his aggregate turnover do not exceed 40 lakh, however क्योंकि he also makes supply in Manipur, a specified special category state, the threshold limit इसकी जो exemption limit है that will reduce to 10 lakh rupees। तो क्योंकि उसकी 10 लाख से ज्यादा है तो यस उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लो जी, और कुछ फिनिश। आई एम वेरी श्योर हमारे ये सारे क्वेश्चंस हमें समझ आ गए हैं। ठीक है, तो ऑल डन नाउ। चलिए अब आ जाते हैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो मुझे करनी थी आपके साथ, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। बिग अनाउंसमेंट। ठीक है जी, हम लोग रखने जा रहे हैं ग्रैंड टेस्ट। Grand test on, we will be fixing this grand test on your next Sunday। ठीक है जी, and will be providing you test on my app। ठीक है जी, मेरी एप्लीकेशन पे I will be giving you the test, right? And
जो चैप्टर्स हम जीएसटी में कवर अप करेंगे दे आर लाइक वैल्यूएशन, ये बिल्कुल अच्छे से आपने कवर करके बैठना है। आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल, रिफंड, ये सब मैं करा चुका हूं, ठीक है ना, वही वाले चैप्टर में दे रहा हूं आपको। पेमेंट, और एक चैप्टर मैं आपको और देना चाहता हूं, सप्लाई, ठीक है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। सो और एक कॉम्पोजिशन स्कीम। सो 8 चैप्टर्स का हमारा ग्रैंड टेस्ट होगा। टेस्ट अवेलेबल कहां पे होगा बच्चे? मेरी मोबाइल एप्लीकेशन सी अरुण सेतिया क्लासेस पे, ठीक है। और आपको ये जो टेस्ट है नेक्स्ट संडे, ठीक है जी, अब आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट संडे हमारा, टुडे इज 12th, सो नेक्स्ट संडे मींस 18th, ठीक है जी। तो 18 तारीख डेफिनेटली, तब तक और भी चैप्टर्स में करा दूंगा, बट इतने चैप्टर्स आपको एंश्योर करना है कि आपके पक्के हो गए, बिकॉज आई नो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 8 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, मैं रिपीट करूंगा, ऑन माई एप्लीकेशन, ठीक है ना, मोबाइल ऐप के ऊपर होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि वो ऐप में कहां पे आपको टेस्ट मिलेगा। आपको सिर्फ अभी तैयारी करनी है, आपको बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है जी। वो टेस्ट जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आप मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप अपनी गलतियां चेक कर सके कि आपने कहां कहां पे गलतियां करी हैं। इस तरीके से आपके 8 चैप्टर आई एम वेरी श्योर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग एक टेस्ट और रखेंगे, आपका पूरा जीएसटी तैयार हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है सर, ठीक है सर। सर क्या ये टेस्ट एग्जीक्यूटिव वालों का भी होगा? बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव वाले जितने भी बच्चे हैं उनका एमसीक्यू बेस्ड होगा, और जितने भी फाइनल वाले बच्चे हैं उनका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। चैप्टर्स यही 8 होंगे, ध्यान रखना, ठीक है जी। ठीक है सर, चलो अब मेरा एक अंतिम क्वेश्चन कि आप अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं मुझसे, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, ये आप मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चॉइसेस मैं आपको दे देता हूं, जो सबसे ज्यादा इसके अंदर मेरे को ऑप्शंस मिलेंगी वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो रिटर्न्स है बच्चे, ठीक है ना, रिटर्न्स, और दूसरा इनवॉइस, ठीक है। जिसमें आपको लगता हो आपकी ज्यादा कमियां हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल बी डूइंग दैट चैप्टर विद यू। क्लियर है? रिटर्न और इनवॉइस, ठीक है, ठीक है सर। और ये जरूर बताया करो कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है इन क्लासेस से, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जब अगर आपकी तरफ से इस तरह से कोई आंसर आता है कि यस वी आर गेटिंग सो मच बेनिफिट फ्रॉम दीज क्लासेस, तो हम लोगों को और ज्यादा एफर्ट करने का मन करता है, ठीक है जी। ठीक है सर, तो आपको एक तो ये बताना है विच चैप्टर यू वांट मी फॉर द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास ज्यादा दूर नहीं होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल ही अपलोड करूंगा। जो भी चैप्टर आप मुझे बताओगे उसके अकॉर्डिंगली आई विल बी अपलोडिंग वन मोर चैप्टर टुमारो, ठीक है। एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 18 तारीख, दैट इज संडे, फॉर 8 चैप्टर्स। क्लियर है? ठीक है सर। और कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और टेस्ट ऐप पर अवेलेबल होगा, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज मेक श्योर कि रोज पढ़ाई करो, साथ साथ पढ़ाई करो, ताकि चैप्टर जो मैं कराता हूं वो साथ साथ आपका खत्म होता जाए। ठीक है जी? ठीक है सर।